नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी वन लाइनर्स के अंदर। चलिए आज के वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, ए सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फीवर, एक ऐसा पदार्थ जिसको अगर आप इनटेक करते हो तो उससे फीवर अगर रिड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक की बात हमने करी थी, जिससे पेन रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। अब एस्पिरिन एक टैबलेट आता है, एस्पिरिन से पेन भी रिड्यूस होता है यानी कि एनाल्जेसिक भी है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक भी है, और इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन यानी कि जो थोड़ी सूजन जो होती है उसको भी कम किया जाता है एस्पिरिन की हेल्प से। तो ये तीन अलग अलग चीज़ों के अंदर यूज़ की जा सकती है। एंटासिड्स के एग्जाम्पल्स अगर आपको बताने हो तो एंटासिड्स के अंदर सिंपली क्या होता है, आपके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो एसिड रिलीज है हो सकता है वो बढ़ गया हो जिस वजह से एसिडिटी हुई हो। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम एक बेस का यूज़ करें। तो यहाँ आप देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तीनों ही बेसिस हैं। तो ये ईजिली जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो भी सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएंगे। एस्पिरिन जो है केमिकली उसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल फॉर्मूला अगर उसका देखा जाए एस्पिरिन का, तो वहाँ से जो हम उसका नॉमेनक्लेचर अगर करेंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो नेम होगा दैट विल बी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज ब्लड थिनर्स और एंटीकोएगुलेंट्स। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ब्लड थिनर्स जो है कॉमन नेम है एंटीकोएगुलेंट्स का। एंटीकोएगुलेंट से समझ में आ रहा होगा हमें कि ये कोएगुलेशन नहीं होने देंगे ब्लड के अंदर, थक्का जमने नहीं देंगे। सो इनका फंक्शन भी वही होगा दैट दे आर यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के क्लॉटिंग ना हो इसलिए ब्लड थिनर्स को यूज किया जाता है। टिश्यू कल्चर जो है इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अगर आपको थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स बनाने हो या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करना हो प्लांट्स के नंबर में, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक है वो बेस्ट है। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक न्यूरॉन जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं और उसके एक्सॉन होते हैं। तो इस तरह से एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ये सेल बॉडी है इसका, ये एक्सॉन है और यहाँ पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ये होती हैं डेंड्राइट्स। ओके, कौन से पार्ट का न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी कभी माइलिनेटेड हो सकता है? माइलिनेटेड का सिंपल मतलब यही है कि एक्सॉन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होगी, एक कवरिंग प्रेजेंट होगी और उस कवरिंग को हम माइलिन के नाम से जानते हैं। तो एक्सॉन वाला जो पार्ट है ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे न्यूरॉन जो है आपका उसके अंदर माइलिनेटेड हो सकता है और किसी भी पार्ट में माइलिन का डिपोजिशन नहीं होगा। ये उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज न्यूरॉन्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं न्यूरॉन के, उससे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं। एक्सॉन उसके सेल बॉडी और एक्सॉन के थ्रू वो कंडक्ट होता है और फाइनली जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो एक्शन पोटेंशियल बोलो या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बोलो, इनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचाने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन का जो DNA है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? अब देखिए ये आपको सिंपली, न्यूरॉन भी क्या है, कोई भी सेल ही है, कोई भी कोशिका ही है, तो किसी भी कोशिका का जो DNA होता है वो कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो आपका जो नर्व सेल है, नर्व सेल के अंदर जो उसकी सेल बॉडी है उसके अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर उसका DNA होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे बॉडी में ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को जो भी मैसेज ट्रांसफर करना होता है वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स नाम की स्ट्रक्चर होती हैं। एक्सॉन जो टर्म, एक्सॉन के बाद में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कौन सी प्रोसेस से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर को हमें अब उस जहाँ पे वो है सिनेप्टिक वेसाइकल में उसके बाहर भेजना है। तो बाहर के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? एक्सो। तो एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक वेसाइकल के बाहर रिलीज होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन के लेवल्स लो हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो सेरोटोनिन आपकी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो उनको मेंटेन करता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाएगा तो आप में डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी आपको हो सकती है या फिर आपको सोने में भी समस्या हो सकती है, स्लीप ट्रबल्स हो सकते हैं। तो जो सेरोटोनिन है वो इन सबको मेंटेन रखता है, यानी कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन सब में जाने से प्रिवेंट करता है।
सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है, वही देखिए यहाँ पे बताया गया, जो भी आपका मूड स्टेबलाइज करता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी वेल बीइंग, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है, तो हमारे मनोभाव, कल्याण एवं खुशी की भावनाओं को जो है वो स्टेबलाइज करता है, स्थिरीकृत करता है। कौन? सेरोटोनिन। अगर डोपामिन डेफिशिएंसी किसी को हो जाती है, तो डोपामिन डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो उसमें एक डिजीज जो है वो तो हो सकती है पार्किंसंस डिजीज, और दूसरा उसमें डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। एजिंग रिलेटेड डिजीजेस आपको बतानी है, तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर बात करें तो ये ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आर्थराइटिस जो है ये आपके जॉइंट्स से रिलेटेड है, तो हम सब जानते हैं कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो एजिंग के साथ साथ बढ़ जाती हैं। कैटरैक्ट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस अगेन बोन से रिलेटेड है। हाइपरटेंशन भी एजिंग के साथ में हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज या फिर डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ जो है पेशेंट के अंदर ये सब होने के चांसेस जो है पर्सन के अंदर वो ज़्यादा होते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं ये न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स में भी जो उसका सेल बॉडी वाला पार्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहले नर्व सेल के ऊपर जब रिसर्च करी गई थी तो किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर करी गई थी? तो ये करी गई थी जायंट स्क्विड के ऊपर, ठीक है। ओके, मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में आपको बताना। मैकेनो रिसेप्टर्स जो है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एक तरह के, क्या काम करते हैं? ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ओके, और अगर ब्लड प्रेशर में कोई वेरिएशंस होते हैं हाई या लो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इम्पल्सेस सेंड करते हैं। ओके, मैगी जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, नूडल्स का। आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले जो है मैगी को बैन कर दिया गया था इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैगी के अंदर जो लेड है, लेड जो केमिकल है वो पाया गया था, एलिमेंट पाया गया था, सीसा, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया था। स्प्लीन जो है, स्प्लीन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस तरह का ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन जो है आपकी बॉडी में बेसिकली ब्लड स्टोरेज का काम करता है, तो ब्लड बैंक ऑफ जो है बॉडी भी इसे बोला जाता है। और यूजुअली जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर क्या होता है, स्प्लीन जो है वो रप्चर हो जाता है बहुत बार। तो अगर स्प्लीन रप्चर हो जाता है किसी में एक्सीडेंट्स के टाइम पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। इंटरब्रीडिंग को अगर आपको प्रिवेंट करनी है, आपके पास में कोई भी दो अलग अलग ब्रीड्स हैं, उनमें आपको आपस में ब्रीडिंग को प्रिवेंट करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइसोलेशन। इन ब्रीड्स को हम एक दूसरे से सेपरेट रखना चाहते हैं, इनमें ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहते हैं। और ऐसा यूजुअली हम तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो वो दोनों ब्रीड्स। वेब्ड नेक जो है, यानी आपका जो नेक है उसके अंदर वेबिंग होगी, जालीदार गर्दन होगी, तो ये कौन से डिसीज का कैरेक्टरिस्टिक है? टर्नर सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम यहाँ पे क्रोमोसोम्स की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 यहाँ पे होता है। तो वेब्ड नेक जो है वो कैरेक्टरिस्टिकली यानी कि ये विशेषता है किसकी? टर्नर सिंड्रोम की। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये यूजुअली हम कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किस में? यूजफुल सब्सटेंसेस में। जैसे अगर आप देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपके किचन का जितना भी वेस्ट है, आपके एनिमल वेस्ट जितने भी होते हैं लाइक गोबर है, या फिर आपके क्रॉप्स के वेस्ट जितने भी होते हैं, तो इनको जो है बैक्टीरिया वगैरह डिग्रेड करके तोड़ फोड़ के इनको यूजफुल सब्सटेंसेस में बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका मेन्योर। इस तरह से जो मेन्योर का फॉर्मेशन होता है, जो खाद का निर्माण होता है, वो बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है प्लांट्स के लिए। तो एक जो वेस्ट प्रोडक्ट था कहीं एक जगह, उसको बैक्टीरिया ने क्या किया? यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह के वेस्ट कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट पाया जाता है। कितने साल हो चुके हैं डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट हुए? डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट हुए ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है डायनासोर्स जो है वो किसको बिलोंग करते थे? डायनासोर का क्लासिफिकेशन जो है वो रेप्टिलिया में किया गया था, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके अंदर अगर आप क्लोरामीन्स को यूज़ करते हो, तो क्लोरामीन्स जो है वो लास्ट स्टेज में यूज़ करी जाती है, या फिर क्लोरीन यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे डिसइंफेक्शन हो जाता है, यानी अगर बाकी किसी भी तरह का कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए हैं तो वो सारे उससे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन को फाइनल स्टेज पे यूज़ किया जाता है।
द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस, ऐसा कौन सा केमिकल है जो सारे वायरसेस के अंदर मिलेगा? तो देखिए डीएनए तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि कुछ वायरस के अंदर डीएनए होता है और कुछ वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, तो ये तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, आंसर हमने दिया प्रोटीन। क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए को कवर करने वाला जो कोट होता है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं, वो हमेशा वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हमेशा किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सभी वायरस में मिलेगा, वो है प्रोटीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे जिनको बहुत कम सनशाइन मिलती है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा यूजुअली होता है कि बच्चे सन एक्सपोजर के अंदर सन को बहुत ही कम एक्सपोज होते हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, उनमें रिकेट्स हो जाएगा। ओके, न्यूमोनिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, हम सब जानते हैं। ये किस तरह के बैक्टीरिया से होती है, कौन से टाइप के बैक्टीरिया से होती है, आपसे ये पूछा है, बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा है। तो न्यूमोनिया कौन से डिजीज से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर लास्ट में क्या आया, कोकस, यानी कि किस तरह का बैक्टीरिया है, राउंड शेप का, जो कोकाई जिसको हम बोलते हैं वो है। तो यहाँ पे देखिए आपसे नाम नहीं पूछा गया, बस थोड़ा सा बहुत हल्का सा चेंज किया गया, क्योंकि आपको ये भी मालूम है बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हैं, आपको ये भी मालूम है न्यूमोनिया का बैक्टीरिया कौन सा है, तो सिंपली आपको इन दोनों चीजों को कनेक्ट करना था। ओके, एक ऐसा प्लांट प्रोडक्ट है जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है ऑब्वियसली, और उसको जब आई चेकअप किया जाता है उससे पहले यूज किया जाता है, वो प्रोडक्ट है एट्रोपा बेलेडोना। ठीक है, आई चेकअप कराने से पहले क्या होता है, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है आंखों में डाली जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, डायलिटेशन अच्छा हो जाता है, और डायरेक्ट जो पावर जो है, आंख की पावर या फिर आपकी लेंस की पावर एनालाइज करने में आसानी रहती है। और ये जो एट्रोपा बेलेडोना है, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, डायरेक्टली प्लांट से लिया जाता है। ओके, कौन सा पार्ट है प्लांट का जिससे आपको ओपियम मिलता है? तो ओपियम जो है, अफीम, आपको जो है फ्रूट से मिलती है, जिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसके फ्रूट से। जो बीड़ी है, बीड़ी के जो बाहर का जो रैपर होता है, वो कौन से पेड़ की लीफ होती है? वो एक्चुअली में तेंदू जो एक ट्री है उसकी लीफ को यूज किया जाता है बीड़ी के बाहर रैप करने के लिए। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको अगर आपने उगाया है तो वो आपकी जो सॉइल है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको बढ़ा देगी। ये सॉइल होते हैं आपके पी, केवल मटर ही नहीं, जितने भी आपकी दालें होती है, पल्सेस हैं, जैसे आपका ग्राम है, चना है, मूंग है, इनमें से किसी भी तरह की क्रॉप को अगर आप लगाते हो तो वो सॉइल में नाइट्रोजन की कंटेंट को बढ़ा देती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स जो होती है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा देते हैं। IR20 जो है एक वैरायटी है किसी क्रॉप की, हाई यील्डिंग वैरायटी है। आपको बताना है कौन से क्रॉप की, ये है राइस की वैरायटी। कौन से पेड़ की लकड़ी को यूज किया जाता है जो क्रिकेट बैट्स है उनको बनाने के लिए? उसको सैलिक्स एल्बा या फिर सैलिक्स पर्पुरिया, इनको, ये दो ऐसे पेड़ हैं जिनको यूज किया जाता है आपको क्रिकेटिंग बैट्स, जो है क्रिकेट के बैट्स बनाने के लिए। लिटमस जो है केमिस्ट्री में आपने सबने सुना होगा, लिटमस एसिड उसको कैसा कलर देता है, बेस उसका क्या कन्वर्जन करता है। तो लिटमस आता कहाँ से? लिटमस आता है लाइकेन से। लाइकेन हम सब जानते हैं कौन से दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, एल्गी और फंगाई से। पोटैटो जो है कौन सी फैमिली से रिलेटेड है? पोटैटो रिलेटेड है सोलेनेसी से। कैसे पता चला? क्योंकि हमने कल ही बताया था पोटैटो का नाम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। ठीक है, और यहाँ से सोलैनम से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली से है, सोलेनेसी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आपको आगे दो आपको नाम दिए हैं, एजोला और एनाबीना। इन दोनों को फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है कौन सी क्रॉप के लिए? तो इनको यूज किया जाता है राइस के लिए, चावल के लिए यूज किया जाता है एजोला और एनाबीना को। किस तरह से? फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ओपियम जो है थोड़ी देर पहले ही जिसके बारे में हमने बोला था कि ये हमको उसके फ्रूट से मिलता है। ठीक है, तो ओपियम की अगर आप बात करें तो ओपियम आपको कौन से प्लांट से मिलता है? ओपियम पॉपी के नाम से भी जाना जाता है ये पेड़ जो है वो, और उसके अलावा जो उसका एक्चुअल नेम है दैट इज पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम से क्या है, ओपियम मिलता है। कॉटन का फाइबर है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉटन का फाइबर हम कॉटन के फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? मॉर्फिन भी आपको सेम प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनिफेरम से। कॉफी जो है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन करी जाती है? कॉफी आपको मिलती है सीड्स से। आपने कॉफी के बीन्स भी देखे होंगे। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, उसके सीड्स होते हैं।
कॉटन प्लांट का जेनेरिक नेम क्या है? तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर जो पहला नेम होता है वो उसका जेनेरिक नेम होता है, और गॉसिपियम जो है वो कॉटन का क्या है? जेनेरिक नेम है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए देखिए, यहाँ पे आपको लार्वे पूछे अलग अलग। हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहा जाता है? हाउस फ्लाई का लार्वा जो है वो मैगट नाम से जाना जाता है। सिल्क वर्म का लार्वा जो है वो कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। फ्रॉग का लार्वा जो है वो टैडपोल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शेप जो होती है स्पर्म के शेप के सिमिलर होती है। और लार्वा मस्कीटो का जो लार्वा है उसको रिगलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम, हाउस फ्लाई का लार्वा है मैगट, सिल्क वर्म का है कैटरपिलर, फ्रॉग का है टैडपोल और मॉस्किटो का क्या है? रिगलर। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, वो साधारणतः कौन सी स्ट्रक्चर से ब्रीद करते हैं? इंसेक्ट्स जो है वो जनरली उनके अंदर ब्रीदिंग के लिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है? उस स्ट्रक्चर को जाना जाता है स्पाइरेकल के नाम से। तो देखिए, ये जो है नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं जो इंसेक्ट्स हैं, और तब तक लंग्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो कोई भी इसका आंसर जो है वो लंग्स नहीं देगा। ऐसी कौन सी फिश है जिसकी हेल्प से आप मॉस्किटो कंट्रोल करने को काम में ले सकते हो उस मछली को? तो देखिए, एक फिश है गैम्बूजिया जिसका नाम है। तो गैम्बूसिया फिश जो है ये क्या करती है? जो मस्किटो के लार्वा है, कौन है मस्किटो के लार्वा? क्या नाम हमने उनको दिया था? रिगलर। जो मस्किटो के लार्वा है ये क्या करती है? लार्वा को खा जाती है, और अगर लार्वा को ही खा जाएगी कोई मछली तो वो जो है मच्छरों में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो इस तरह से हम मस्किटोज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्टोपस के अंदर कितनी भुजाएं पाई जाती है? ऑक्टोपस के अंदर होती हैं 8 भुजाएं। फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन कौन सी स्ट्रक्चर से होता है? फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स, और रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? गिल्स से। तो देखिए, लंग्स जो है, लंग्स का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि रेप्टाइल्स ही थे जो कम्प्लीटली आपके कैसे थे? आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, यानी कि धरती पर रहने वाले। और लंग्स का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ही ब्रीदिंग के लिए है। ओके, क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में ब्रीदिंग जो है गिल्स की हेल्प से आसानी से हो जाती है। स्टार फिश जो है, एक्चुअल में हमने कल बात करी थी, ये स्टार फिश में इसमें सिर्फ फिश लिखा हुआ तो है, बट ये एक एक्चुअल फिश जो है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। इसके अंदर पेयर्ड जो उसके अंदर, जैसे आपने कभी भी फिश का डायग्राम देखा होगा, ठीक है, तो फिश के डायग्राम में आपने हमेशा ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हमेशा बनाई होंगे, कभी आपने स्कूल में भी बनाया होगा। तो इनको कहा जाता है फिन्स। इनको फिन्स के नाम से जाना जाता है। और जो ट्रू फिशेस होती हैं उनके अंदर जोड़े में फिन्स होते हैं, यानी कि पेयर्ड फिन्स होते हैं, जो कि स्टार फिश में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो एक ट्रू फिश नहीं है। और स्टार फिश को जो है एस्टेरियास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के अंदर कितने पेयर लेग पाए जाते हैं? इंसेक्ट के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो है वो पाए जाते हैं। ग्रास होपर्स जो है, टिड्डी, सबने सुना होगा, कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? ये आते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। और एक्चुअली फाइलम अगर आपको पूछा जाए तो ये किस में आएंगे? सारे इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इन्होंने जो इतना आतंक मचाया है इस बार, किसके मेंबर्स हैं ये? आर्थ्रोपोडा के। सी हॉर्स जो है ये किसका, कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो देखिए, ये जो आपको नाम बताए जा रहे हैं, सी हॉर्स है, स्टार फिश है, ये सब इनके कॉमन नेम्स हैं। इनका कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से हमने इसे सी हॉर्स नाम दिया। अब वैसे तो क्या होगा, अगर आपको केवल हॉर्स बोला जाए तो हॉर्स, घोड़ा जो है वो कौन से, किसका मेंबर होता है? ये एक मैमल होता है हॉर्स, हम जानते हैं। लेकिन सी हॉर्स जो है ये एक मैमल नहीं है, ये सिर्फ इसका कॉमन नेम है। ये एक्चुअली एक मछली होती है और ये पिसीज फाइलम को बिलोंग करती है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करे ताकि हम इनको याद रख सके। फ्लाइंग लिजार्ड को किसको फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जाना जाता है? ड्रैको को फ्लाइंग लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, कटल फिश दिया है, सिल्वर फिश दिया है और जेली फिश दिया है। ये तीनों क्या हैं? इनके नाम में फिश जरूर है लेकिन ये असल में फिशेस नहीं होती हैं। सिल्वर फिश तो एक्चुअली आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है। देन 2 आपके पास में और है, कटल फिश एंड जेली फिश। तो इन तीनों के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये वास्तव में मछलियां नहीं होती हैं। सिल्क जो है आपको कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म की कौन सी स्टेज से मिलता है? प्यूपा स्टेज से आपको मिलता है। ओके, इंडियन वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग फॉक्स जाना जाता है बैट को। और फ्लाइंग लिजर्ड हमने किसे बताया? ड्रैको को। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज जो है स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, हमने बात करी है। सारे के सारे फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज। जो इचिंग डिजीज है, एक इचिंग डिजीज है स्केबीज नाम की, तो ये स्केबीज जो है किसकी वजह से होती है? स्केबीज होती है माइट की वजह से। ओके,
द वाउंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूसली बिकॉज आपको कभी भी चेहरे के ऊपर अगर कोई छोटी सी खरोंच भी हो जाती है तो उससे जो है ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है आपकी और बॉडी के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि फेस के ऊपर जो वैस्कुलैरिटी है, ब्लड सप्लाई है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड सप्लाई जहाँ है वहाँ पे अगर छोटा सा भी आपको कट लग जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड वहाँ से निकलेगा उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक छोटा सा कैमरा होता है, उसको आपके ईसोफेगस के थ्रू आपके लंग नॉट लंग्स में स्टमक और इंटेस्टाइन को देखने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो फिनोमिनन यूज किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा वो कौन सा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको फिनोमिनन ना पूछा जाए तो मे भी ये पूछा जा सकता है कि एंडोस्कोपी या एंडोस्कोप क्या होता है। तो एंडोस्कोप क्या होगा, बेसिकली वो कैमरा जो अंदर जाता है आपकी बॉडी में, जो किसी चीज़ से अटैच होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बाहर भी निकालना होता है, फिर से अंदर नहीं छोड़ा जाता है उसको। तो एंडोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं हम, स्टमक और जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनको हम देख सकते हैं कैमरा की हेल्प से। कौन सी ऐसी शुगर है जो इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो ग्लूकोज जो पाउडर फॉर्म में आता है उसके आपने सारी एड्स में देखा होगा कि इंस्टेंटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्लूकोज। क्योंकि क्या होगा, ग्लूकोज जैसे ही स्टमक में जाएगा वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आपके ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और वहाँ से इसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। तो ग्लूकोज से आपको इंस्टेंटली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। जब आपको एक चींटी खाती है तो वो आपकी बॉडी में आपने देखा होगा फिर थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। तो वैसी कौन सी चीज़ है जो उसके डंक में होती है या फिर जब वो आपको काटती है तो वो कौन सी चीज़ रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है, जिससे आपको थोड़ी खुजली और इन्फ्लेमेशन जो है वो होता है। एड्स जो है, सॉरी एड्स है, एड्स वायरस के ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है? जिडोवुडीन एक ड्रग है जिसको काफ़ी इस्तेमाल किया गया है एड्स के ट्रीटमेंट में। अगर आप सारे विटामिन देखो, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है विटामिन की, तो उनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको डेली बेसिस पे जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में आपको वो विटामिन रिक्वायर्ड है? वो कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन सी। ओके। सिफिलिस किस तरह का एक डिजीज है? सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडियम। तो ये हो सकता है नाम अगर आपको ना भी पूछा जाए, बट हम ये तो याद रखेंगे कि सिफिलिस जो है ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हैदराबाद में लोकेटेड है। ओके। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नॉक नी, बो लेग्स और पीजन चेस्ट हो सकता है किसी भी बच्चे के अंदर? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बताई हैं? नॉक नी, बो लेग्स और पीजन चेस्ट ही हो सकता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, थायमीन की डेफिशिएंसी से। B2 was riboflavin, sorry, B1 was thiamine. Which compound is responsible for blue baby syndrome? Blue baby syndrome होता है नाइट्रेट के कारण। जब जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है, बेबी ने उसको रेस्पायर कर लिया है, तो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होगा, नाइट्रेट अटैच हो जाएगा, जाकर के मिथेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्योंकि बेबी की बॉडी में प्योर ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, इस वजह से बेबी का अपीयरेंस जो है वो थोड़ा लाइटिश ब्लू कलर का हो जाता है। इस वजह से इसे जाना जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से। बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसको किस नाम से जाना जाता है? बर्ड फ्लू के वायरस को N5H1 के नाम से भी जाना जाता है। और स्वाइन फ्लू के वायरस को किस नाम से जाना जाता है, वो बताइए मुझे प्लीज। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि अगर आपको कोई चोट है अगर आपको पहले से, या फिर अगर सर्जरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे गए थे अगर वो प्रॉपरली साफ नहीं किए गए थे, अनस्टरलाइज्ड का मतलब होता है साफ ना करना उनको प्रॉपरली, यानी उन पे से बैक्टीरिया वगैरह रिमूव ना करना, तो इस वजह से कौन सी डिजीज जो है वो उसके फैलने के चांसेस आपके अंदर हो सकते हैं? वो कौन सी होती है? टेटनस। ठीक है, तो टेटनस जो है वो आपको स्प्रेड हो सकती है अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जा रहे हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS आपने सुना होगा, छोटे छोटे पाउचेस के अंदर पाउडर मिलता है आपको, वो कब यूज़ किया जाता है? वो उसको यूज़ किया जाता है तब जब आपको बहुत सीवियर डायरिया होता है, डायरिया या फिर लूज मोशंस। तो कॉलेरा भी एक ऐसा ही फॉर्म है जिसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए आपको ORS जो है उसको पानी में मिला करके पीना रिकमेंड किया जाता है। ओके।
अगर आप रेगुलरली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो तो ऐसा मतलब क्यों बोला जाता है कि आपको रेगुलरली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए? क्योंकि देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उनके अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये फ्री रेडिकल्स जो है आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जो कि है हमारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेंगे बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा। कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है और जो है फीकल मैटर ऑफ हाउस फ्लाई के थ्रू स्प्रेड होती है? टाइफॉइड जो है एक ऐसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, हम सब जानते हैं। और उसके अलावा ये स्प्रेड कहाँ से हो सकती है? हाउस फ्लाई जो है इसको स्प्रेड करता है। एंजाइम्स का नेचर मेनली क्या होता है? एंजाइम्स मेनली प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेटली एक्टिव वुमेन। एक महिला है जो मतलब बहुत ज़्यादा कार्य भी नहीं करती है, मध्यम रूप से सक्रिय महिला है वो, उनको हर दिन में कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी? उनको 46 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो आपके स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी को ये नहीं होने देगा। मेटास्टेसिस क्या होती है? मेटास्टेसिस कैंसर जो है उसकी स्प्रेड होने की जो उसकी स्प्रेड होने की प्रोसेस है उसको मेटास्टेसिस के नाम से जाना जाता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो कैंसर स्प्रेड हो जाता है उस पूरी जो प्रोसेस है उसको हम जानते हैं मेटास्टेसिस के नाम से, ठीक है। और ये जो स्प्रेड है या तो ये ब्लड के थ्रू होता है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। कंजम्पशन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी एज कम्पेयर टू फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो बाकी जो एनिमल्स हैं उनका फ्लैश खाने से ज़्यादा बेहतर माना गया है फिश का कंजम्पशन। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा केमिकल है, कौन सा कंपाउंड है जो फिश के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है? दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको पूफा नाम से भी जाना जाता है, PUFA इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनकी अमाउंट जो है फिश के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई अगर आपने फिश अकेली कंज्यूम करी है तो वो ज़्यादा हेल्दी होगी फ्लैश खाने से, ओके। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? बाइनोमियल के अंदर बाय का मतलब होता है दो और नॉमियल मतलब नेमिंग करना किसी की। तो इसके अंदर क्या होगा, नाम तो एक ही होगा बट उसके अंदर दो अलग अलग वर्ड्स होंगे, जो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको? जीनस को, और दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स पूरी एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस। और इसके अंदर जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके अंदर आराम से इंटरब्रीडिंग हो सकती है, दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली। तो जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, ब्रीड्स अलग अलग हो सकती हैं होमो सैपियंस के अंदर भी, बट उसमें से भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम ब्रीड्स के अंदर ही मीटिंग होगी। तो किसी भी ब्रीड के अंदर मीटिंग हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है स्पीसीज कहलाने के लिए। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए आज ही आपने कोई नया प्लांट जो है वो डिस्कवर किया, ठीक है, आपने देखा ये प्लांट, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्लांट है। अगर हमें नहीं मालूम है अब तक कि ये कौन सा प्लांट है तो फिर हम उसके आगे की स्टेप्स में जाएंगे कि हमें उसके नेमिंग किस हिसाब से करनी है, उसके और कैरेक्टर्स को जानना होगा। तो पहचान करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है टैक्सोनॉमी का, और सबसे पहला स्टेप भी है। फाइलम जो टर्म है, जैसे क्लास होती है हमारा, ऑर्डर, फाइलम, स्पीसीज, जीनस, ये सब नेम्स है। इनमें से फाइलम जो नाम है वो किसने दिया था? क्यूवियर ने दिया था। एक साइंटिस्ट है क्यूवियर हु कॉइन्ड द टर्म फाइलम। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं इनको किस में ग्रुप किया जाता है? नॉन फ्लावरिंग, यानी कि जिनमें फ्लावर्स नहीं, जो फ्लावर्स नहीं देते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अलावा बाकी सारे प्लांट्स, ठीक है, इनको हम जानते हैं क्रिप्टोगैम्स के नाम से, और जो फ्लावर्स देते हैं उनको फेनेरोगैम्स के नाम से जानते हैं। कंपेनियन सेल्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, या फिर कौन से सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं? तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, ये दोनों आपके फ्लोएम जो है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं। और कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स जो फ्लोएम या जाइलम इनमें से पार्ट्स होते हैं। और ये जो है कंपेनियन सेल्स तभी होते हैं जब सीव ट्यूब साथ में प्रेजेंट होती हैं, ओके। टिश्यू क्या होता है? उत्तक क्या होती है? उत्तक कोशिकाएं, ये होती है सेम तरह की सेल्स होनी चाहिए जिनका ओरिजिन सेम है, और ये सब मिलकर के एक तरह का फंक्शन कैरी करना चाहिए। जैसे जाइलम है, जाइलम एक तरह का टिश्यू है, लेकिन ये इसमें जितनी भी तरह की सेल्स हैं वो सब मिलकर के क्या कर रही हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं। तो वो कैसा हो जाएगा? वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक टिश्यू का,
टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ऐसे कौन से टिश्यू हैं जिनकी हेल्प से सेकेंडरी ग्रोथ होती है? कैम्बियम एक टिश्यू है जिसकी हेल्प से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। टेंसिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये दोनों कौन से टिश्यू से प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स के अंदर? तो स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये स्क्लेरेनकाइमा की जो भी सेल्स होती हैं वो सारी कैसी होती है? नॉन लिविंग होती हैं। हाइड्रोफाइट्स जो आपने देखे होंगे, कुछ कुछ हाइड्रोफाइट्स जो वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। ऐसा उनके अंदर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ एरनकाइमा। एरनकाइमा एक पैरेनकाइमा का ही टाइप है जिसके अंदर एयर स्टोर करती है वो, और इस वजह से वो उनको क्या करती है? बोयांसी प्रोवाइड करती है हाइड्रोफाइट्स को, और वो इजिली वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। यस। एपाइकल मेरिस्टम जो है टिश्यू किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एपाइकल मेरिस्टम यानी एपेक्स, और एपेक्स यानी कि शीर्ष। यानी अगर आप कोई भी प्लांट देखोगे, ये अगर स्टेम का पार्ट है तो इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से रेगुलरली प्लांट की हाइट इंक्रीज होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। और ये क्या करेगा? इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एपाइकल मेरिस्टम। कॉर्क जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है? कॉर्क ऑब्टेन होता है कॉर्क कैम्बियम से। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये पार्ट्स होते हैं सारे, कॉर्क और कैम्बियम एक्सेट्रा। ट्री के अंदर जो ग्रोथ रिंग होती है एक्चुअल में, जिसको हम काउंट करके जो प्लांट की एज डिटरमाइन करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है? दैट इज सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम रिंग्स का फॉर्मेशन करती है और उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। मेरिस्टम जो है, मेरिस्टम किस तरह की सेल्स होती है? मेरिस्टम हमेशा डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं। तो प्लांट के अंदर जो सेल्स है वो दो टाइप की होती है, मेरिस्टमैटिक होती हैं और दूसरी परमानेंट होती हैं। तो परमानेंट सेल्स जो होती हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, और मेरिस्टमैटिक सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, और मेरिस्टमैटिक टिश्यू की हेल्प से ही प्लांट की साइजेस में जितने भी चेंजेस होते हैं वो होते हैं। लॉन्गेस्ट फाइबर जो है वो किसके होते हैं? जूट जो है, जूट के फाइबर्स लॉन्गेस्ट होते हैं। वन ग्रोइंग रिंग ऑफ अ प्लांट, एक जो ग्रोथ रिंग होती है प्लांट की, उसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग वुड एज वेल एज कॉटन वुड। स्टोमेटा का नंबर जो है वो कम कौन से प्लांट्स में मिलेगा? उनमें मिलेगा जीरोफाइट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जीरोफाइट्स पहले ही प्लांट की डेफिशिएंसी में ग्रो कर रहे हैं, और जीरोफाइट्स नहीं चाहते कि और ज़्यादा वाटर लूज करें, इस वजह से इनमें स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर डिवीजन की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती, विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये आज के 100 वन लाइनर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।